नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता सत्यादि शर्मा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी एप्लीकेशन पर आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि संविदा वर्ग एक में एक विषय है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र नाम के विषय के बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर में अच्छे डिटेल से सिलेबस के साथ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं और सेगमेंट का एक व्यापक वर्णन दिया जा चुका है। और आज इस लेक्चर में हम ये नए रूप में कहना चाहेंगे कि आपके सामने ये जो सिलेबस है उसका जो सेगमेंट 1 है, यानी कि 14 सेगमेंट है आपके सामने सिलेबस में। जैसा कि कल के एक वीडियो में या कहें पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, ये 14 सेगमेंट है। और 14 सेगमेंट में जो पहला वाला सेगमेंट है उस सेगमेंट का संबंध है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र नाम का इस सेगमेंट, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसमें परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन की विधियां और साथ में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इनके बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार क्या है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज ये जो क्लास है ये पूरी इस सेगमेंट पर ही निर्भर करेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो इसके अलावा, इस क्लास के अलावा भी एक आध और आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। यानी कि मुझे उम्मीद है कि एक या एक से अधिक 2 क्लासों में आपका ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। सेगमेंट कितने भी लेक्चर में हो, इससे अपने को डरना नहीं है, अपने को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को कुछ इस तरह से देखें कि आपको दूसरी बार ये क्लास लेने की आवश्यकता ना पड़े, या क्लास अगर दोबारा भी देखना पड़े तो कम से कम आपको नोट्स फॉर्म में उलझने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि समय हमारे पास कम है और इस समय का सदुपयोग हम क्लास को देखकर ही पूरी तरह से करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेगमेंट नंबर 1, जिसमें सबसे पहले लिखा गया है अर्थशास्त्र। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो समझिए कि यदि किसी विचार के पीछे शास्त्र शब्द लग जाए तो वो विषय बन जाता है। जब किसी विचार के पीछे शास्त्र शब्द लग जाए तो वो क्या बन जाता है? विषय बन जाता है, विषय में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि विचार की जो श्रृंखला है, विचारों की श्रृंखला का लगातार यदि सतत रूप से प्रोसेस यानी कि उन्हें संसाधित किया जाए तो वही विचार एक दिन एक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं और शास्त्र में परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ पर जिन विचारों की हम बात कर रहे हैं वो विचार राजनीतिक क्षेत्र के विचार की नहीं है, बात इतिहास के क्षेत्र के विचारों की नहीं है, ना ही भूगोल के क्षेत्र के विचारों की है, बल्कि उस क्षेत्र के विचार की है जिससे संबंधित चीजों को हम धन से जोड़ते हैं। यानी धन से जुड़ी हुई जितने भी विचार हैं, वित्त से जुड़े हुए जितने भी विचार हैं, या अर्थ से जुड़े हुए जितने भी विचार हैं, धन के लो, वित्त के लो या अर्थ के लो, जिनसे जुड़े हुए जितने भी विचार हैं, उन विचारों का जब लगातार एक तरह से संसाधन करने का प्रयास किया गया तो वही विचार एक दिन एक विषय के रूप में परिवर्तित हो गए और वो कहलाए अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र क्या है भाई? तो क्या है? तो आपको उत्तर देना है, अर्थशास्त्र एक विषय है। क्या है? एक विषय है। अब सवाल यह कि सर ये विषय कैसा विषय है, इसमें किस बात का अध्ययन होता है और ये विषय कैसे विषय बना, इसका विकसित होने का जो विकास क्रम है वो कैसे आया, तो वो हमें देखना है। तो भैया पहली बात तो आप समझो कि ये विषय तो है, लेकिन इस विषय में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, धन, अर्थ या वित्त संबंधी विचारों का विज्ञान या सिद्धांतों का विज्ञान,
धन अर्थ या वित्त संबंधित विचारों या सिद्धांतों का विज्ञान यानी धन का विज्ञान क्या कहलाता है? धन का विज्ञान कहलाता है अर्थशास्त्र। अब अगर आप यहां देखेंगे कि धन है तो सीधी सी बात है, यहां थोड़ा बहुत गणित होगा, थोड़ा बहुत सांख्यिकी होगी, और जहां गणित और सांख्यिकी की बात आ जाती है वहां पर अपने आप में एक समूह बन जाता है, विज्ञान समूह, जिसमें आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान समूह आ जाता है। और जब आप इसे अप्लाई करते हैं, जब इस सारे विचारों को, सिद्धांतों को आप जब अपने आम दैनिक जीवन में घटते हुए पाते हैं, देखते हुए पाते हैं, तो ये कला के रूप में भी विकसित होता है, यानी कि ये कला समूह से भी जुड़ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों का समूह है या दोनों का संयोजन है। इसमें विज्ञान भी है और इसमें कला भी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चूंकि अर्थ या धन मानव के जीवन से जुड़ी हुई बात है, मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई बात है। एक बार आप अगर जंतु विज्ञान के बारे में नहीं भी जानेंगे तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जंतु विज्ञान से आपका अगर तालमेल नहीं होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीव विज्ञान से तालमेल नहीं होगा तो हो सकता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतिहास से, भूगोल से, राजनीति से और अर्थ से एक सामान्य जीवन के दौरान आपका परिचय होता रहता है, यानी कि ये मानव के जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। और जब कोई विषय या कोई शास्त्र मानव के जीवन को प्रभावित करता हो, उसके जीवन में रोजमर्रा में शामिल हो गया हो, तो उसको हम विज्ञान समूह में ना डाल करके कला समूह में डालते हैं, यानी कला संकाय में डालते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों में अगर हम अर्थशास्त्र को देखें तो वो एक कला समूह के विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी कि ये कला समूह या मानविकी समूह का एक विषय है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अर्थशास्त्र किस प्रकार का विषय है, तो ये मानविकी समूह का या मानविकी संकाय का या कला संकाय का विषय है। परंतु इसमें विज्ञान भी शामिल है, क्योंकि इसमें गणित और सांख्यिकी जैसे अवधारणात्मक विषय भी आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। अब सवाल आता है कि सर हमने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है। किस बात का विषय है? धन, अर्थ या वित्त संबंधी विचारों का एक विषय है। तो सवाल ये आता है कि सर ये जो विषय है, ये विषय आपने कहा मानविकी का विषय है, मानविकी से जुड़ा हुआ विषय है, और इसमें धन या अर्थ का अध्ययन किया जाता है। धन या अर्थ का ये क्या है? एक विज्ञान है। तो अगर ये धन या अर्थ का विज्ञान है तो इस विज्ञान को इस साइंस को एक विषय का रूप कब और किस प्रकार मिला, वो हमें जानना है। तो मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, बस आज से आपको सोचना है कि आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2300 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में हुआ करता था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। और उस मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु का नाम था चाणक्य या यूं कहें विष्णुगुप्त। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम ही था अर्थशास्त्र। अब ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने या यूं कहें आचार्य कौटिल्य ने जो बुक लिखी या पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अर्थशास्त्र। परंतु उस बुक का नाम भले ही, उस पुस्तक का नाम भले ही अर्थशास्त्र हो, लेकिन उस पुस्तक में केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था। उसमें वास्तव में अगर बात की गई थी, जिस विषय के बारे में वहां बात की गई थी, वो था राजनीति। कई बार हमें लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किताब या उनके विचारों पर जो किताब अर्थशास्त्र है, वो अर्थशास्त्र जो है उसका संबंध हमारे इस अर्थशास्त्र विषय से, तो मैं आपको बता दूं उसका संबंध अर्थशास्त्र विषय से नहीं है। उसका संबंध वास्तव में राजनीति से है। और राजनीति में आप जानते हैं कि रक्षा, सुरक्षा, सेना, प्रजा का हित, लोक कल्याण के साथ साथ गुप्तचर व्यवस्था और उसके अलावा पूरी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित की जाएगी उसका वर्णन होता है। और जब इस बात का वर्णन होता है तो वहां टैक्स सिस्टम
यानी कि कर सिस्टम, कर तंत्र का और साथ में राजस्व तंत्र का भी वर्णन करना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार राजा अपने शासन के सुचारू संचालन के लिए करों को हासिल करेगा या जनता पर कर आरोपित करेगा। और अगर राजा जनता पर अत्याचार के रूप में कर आरोपित करता है तो वो राजा ज्यादा समय तक अपने शासन के लंबे स्वर्ण काल को जी नहीं पाएगा। इसलिए उस अर्थशास्त्र नाम की किताब जिसमें राजनीति पर ज्यादा जोर दिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र या कहें धन से जुड़े हुए, टैक्स सिस्टम से जुड़े हुए, रेवेन्यू सिस्टम से जुड़े हुए इन सब बातों का भी उल्लेख है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र नाम का विषय की शुरुआत एक तरह से भारत में स्थापित या सुसंगत रूप से कौटिल्य के द्वारा की गई। भारत में बात करें तो कौटिल्य के द्वारा की गई, लेकिन कौटिल्य के ही समकालीन एक और महान दार्शनिक थे, महान दार्शनिक। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर, महान शासक, विश्व विजेता सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। यूनान का एक राजा था। यूनान के राजा सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे, उन्होंने इस विषय पर बहुत बात की। यानी कि वो ना सिर्फ दार्शनिक थे बल्कि एक अर्थशास्त्री भी थे। अरस्तु कौटिल्य के काल के समकालीन व्यक्तित्व थे और कौटिल्य के काल के समकालीन व्यक्तित्व अरस्तु जो ग्रीक दार्शनिक थे, यानी यूनान के एक दार्शनिक थे, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से अपने बातों को या विचारों को रखा था। वो भी राजनीति में ही अपनी बातें रखते थे, लेकिन उन्होंने साथ में अर्थशास्त्र पे, राजा के लिए या एक प्रजा के लिए अर्थशास्त्र किस प्रकार से तालमेल के साथ चल सकता है उस पर बात की थी। और जब वो ये बात कह रहे थे तो उन्होंने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र अरस्तु के अनुसार अरस्तु जो ग्रीक दार्शनिक है, ध्यान दीजिएगा, अरस्तु जो एक ग्रीक दार्शनिक है, ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का एक विज्ञान है। गृह प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, हाउस मैनेजमेंट का विज्ञान है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि घर में किसी प्रकार का आर्थिक संकट ना आए, क्योंकि आर्थिक संकट के कारण पूरा परिवार बिखर सकता है। तो इनका यह कहना है कि अरस्तु ये कहना चाह रहे हैं कि जो अरस्तु के विचारों के अनुसार ये जो अर्थशास्त्र विषय है, गृह प्रबंधन का विज्ञान है। क्या है? अगर आपसे पूछे कि बताइए किस महान दार्शनिक ने अर्थशास्त्र विषय के बारे में यह कहा है कि यह गृह प्रबंधन का विज्ञान है, तो आप क्या कहेंगे? महान दार्शनिक अरस्तु, जो ग्रीक देश के एक दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे, अरस्तु ने इसे गृह प्रबंधन का विज्ञान कहा। अब आते हैं, एक और दार्शनिक थे जिनका नाम था जीनोफन। जीनोफन नाम के एक दार्शनिक थे, ध्यान दीजिएगा, दार्शनिक का नाम है जीनोफन। जीनोफन नाम के एक दार्शनिक थे, ये इटालियन दार्शनिक थे या रोमन दार्शनिक थे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रोमन दार्शनिक, ध्यान दीजिएगा, ये यूनानी दार्शनिक है अरस्तु और ये रोमन दार्शनिक है, ये क्या कह रहे हैं? दोनों के विचारों में आप देखिए कितनी जबरदस्त समानता है, जबकि दोनों एक दूसरे से ना मिले हैं, ना कभी मुलाकात हुई और ना अर्थशास्त्र पर कभी इन्होंने चर्चा की है। लेकिन उसके बावजूद जीनोफन क्या कह रहे हैं कि गृह प्रबंधन की समस्याओं का अध्ययन करने वाला विषय, गृह प्रबंधन की समस्याओं का अध्ययन करने वाला विषय, गृह प्रबंधन की समस्याओं का अध्ययन करने वाला विषय, अध्ययन यानी कि उसके बारे में बात या रिसर्च करने वाला, अध्ययन करने वाला विषय क्या है? वो है विज्ञान। वह विज्ञान या वो सब्जेक्ट क्या है? तो आपको समझना पड़ेगा कि जीनोफन के अनुसार वह अर्थशास्त्र है। तो अरस्तु और जीनोफन के विचारों में साम्यता देखिए आप कि अरस्तु और जीनोफन दोनों इस विषय को गृह प्रबंधन से जोड़कर देख रहे हैं, यानी मानविकी से जोड़कर देख रहे हैं। आप कमाल देखिए इन दोनों का कि ये दोनों इन विषयों को किससे जोड़कर देख रहे हैं? मानविकी से जोड़कर देख रहे हैं। कितना जबरदस्त इनके बीच में तालमेल है, जबकि दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। मैंने कहा ना कि जब कई सारे विचार एक श्रृंखला के रूप में लगातार सतत प्रक्रिया या प्रोसेस में होते हैं, तो फिर वो विचार एक विषय में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब विचार संसाधित होने लगते हैं और किसी नए आकार या स्वरूप को धारण करते हैं, तो उसे आप कहते हैं या तो शास्त्र या विषय। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के बारे में प्राचीन दार्शनिकों का क्या कहना है कि यह गृह प्रबंधन का एक विज्ञान है, साफ साफ कह रहे हैं। और यही बात भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक और चिंतक और राजनीतिक विचारक और कौटिल्य, जिन्हें हम महान
रणनीतिकार कहते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये जो आपका विषय है ये ग्रह प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, और ग्रह प्रबंधन से जब आप इसे जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि ये घर संचालन के लिए जो नियमावली होती है उसको तैयार करता है। ये विषय घर संचालन का आधार विषय है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक युग में जब हम पहुंचते हैं, देखो ये तो प्राचीन काल है, तब तो केवल विचार तैर रहे थे कि गृह प्रबंधन का विषय, लेकिन जब हम आधुनिक युग में पहुंचते हैं, जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज के सोचने और समझने का दायरा बढ़ता है, समाज की आवश्यकताओं की वृद्धि होती है, समाज की मांग बढ़ने लगती है, समाज कई तरह की सुविधाएं चाहने लगता है, तो उस काल में फिर एक महान अर्थशास्त्री हमारे सामने आते हैं, और उन महान अर्थशास्त्री का नाम है, ध्यान दीजिएगा, मैं उन महान अर्थशास्त्री का नाम लेने जा रहा हूं, नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। अब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एडम स्मिथ। अब सवाल यह है कि सर डॉक्टर एडम स्मिथ आपने कहा, तो एडम स्मिथ कहा, इसका मतलब है कि अब हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। आधुनिक युग में जब हम पहुंचते तो आज से लगभग 250 साल पहले, आज से लगभग 250 साल पहले, यानी सन 1776 में, सन 1776 में, ध्यान दीजिएगा, 1776 में एडम स्मिथ नाम के स्कॉटिश अर्थशास्त्री अपनी एक किताब या कहें अपनी एक बुक में ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन संबंधी विज्ञान है। ये बात और कोई नहीं कहता है, ये मैंने नहीं कहा है, ये बात कहने वाले हैं स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है डॉक्टर एडम स्मिथ। वो क्या कहते हैं अर्थशास्त्र विषय के बारे में? वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है, देखो भाई, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कहने वाले हैं डॉक्टर एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, यानी रिसर्च और विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा विषय जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण होता हो, वो एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? वो एडम स्मिथ के अनुसार एक अर्थशास्त्र नाम का विषय है। अब सवाल यह, अगर इसे हम शॉर्ट में कहें तो इन्होंने क्या कहा? धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या कहा? धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान, साइंस ऑफ मनी, धन का विज्ञान कहा गया। किसके द्वारा? तो अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप कहेंगे एडम स्मिथ। सवाल यह है कि सर एडम स्मिथ जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने 1776 में यह बात कही, जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, क्या हम इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कह सकते हैं? तो बिल्कुल साहब, हम इन्हें क्यों नहीं कह सकते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का इन्हें हम जनक कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र विषय पर कुल 42 से ज्यादा किताबें लिख कर के इस धरती के लोगों पर एक बहुत बड़ा वैचारिक एहसान किया। 42 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी, और अर्थशास्त्र पर आधारित ये किताबें जब उन्होंने लिखी तो लोगों को समझ में आया कि धन संबंधी क्रियाओं का जो विज्ञान है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। अब ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ ने इन सब बातों को अपनी एक खास किताब में लिख करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। देखिएगा किताब का नाम क्या है, मैं आपको किताब का नाम बताता हूं, एन इंक्वायरी। आपने भी ये नाम सुना होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द
मैं अंग्रेजी में बता रहा हूं, आपको भी अंग्रेजी में समझना है। नेचर एंड कॉजेस, नेचर एंड कॉजेस, ध्यान दीजिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ऑफ दी वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसकी किताब है भैया? ये किताब सबसे चर्चित किताब है अर्थशास्त्र विषय की, और इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर एडम स्मिथ। डॉक्टर एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, जिसमें उन्होंने अपने इस विषय को धन का विज्ञान कहा? तो आपको कहना है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इनकी किताब का नाम है। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी किताबों का लेखन किया, यानी कि ये एक बहुत बड़े लेखक भी थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री के साथ साथ दार्शनिक भी थे। अगर आप एडम स्मिथ के बारे में और जानना चाहते हैं तो एडम स्मिथ के बारे में जानने के लिए आप बेहतर तरीके से उनकी किताबों को पढ़िए, आप एडम स्मिथ के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हालांकि आप कहेंगे सर ये एडम स्मिथ तो अंग्रेजी इतिहासकार है, सॉरी अंग्रेजी अर्थशास्त्री है, स्कॉटिश अर्थशास्त्री, इनकी किताब तो इंग्लिश में होगी। अरे भैया आजकल सबका हिंदी अनुवाद हो गया है, आप इनके हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, आ चुके हैं बाजार में, आप मंगवा करके पढ़ सकते हैं। आप तब जान पाएंगे कि कितने महान अर्थशास्त्री थे। अब मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूं कि सर अर्थशास्त्र विषय के जनक तो आपने कहा, आधुनिक अर्थशास्त्र विषय का जनक कौन है? तो आपने कहा आधुनिक अर्थशास्त्र विषय का जनक कौन है? तो हमने कहा एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि अर्थशास्त्र शब्द के जनक कौन है, अर्थशास्त्र शब्द के जनक कौन है? तो भैया एक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री है जिन्होंने अर्थशास्त्र शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? अर्थशास्त्र। यानी कि अब ध्यान से समझो, 1776 में जो एडम स्मिथ कह रहे हैं कि भैया धन का विज्ञान, तो धन का विज्ञान को वो अर्थशास्त्र नहीं कह रहे हैं, वो तो केवल धन का विज्ञान कह रहे हैं, और अपने ने ये समझ लिया कि वो क्या है, अर्थशास्त्र है। लेकिन बाद में एक ने क्लियर किया कि धन का विज्ञान ही क्या है, अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र शब्द के जनक है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में क्या कहा? 1890 में कुछ नहीं कहा, यह कहा कि भैया अर्थशास्त्र शब्द मेरी देन है। मेरी मतलब अल्फ्रेड मार्शल की। अर्थशास्त्र शब्द के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। और अर्थशास्त्र विषय के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अब बात को समझिए, ये जो अल्फ्रेड मार्शल है जिन्होंने ये शब्द दिया, ये शब्द उन्होंने अपनी किताब में दिया। कौन सी किताब? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की जो किताब है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की जो किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की जो किताब है, इस किताब में उन्होंने ये शब्द दिया था। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताब में डॉक्टर मार्शल ने 1890 में पहली बार अर्थशास्त्र शब्द को दिया, और साथ में मैं आपको बता दूं एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा। वहीं अरस्तु जो ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले, 2400 साल पहले इसे गृह प्रबंधन का विज्ञान कहा। तो ध्यान दीजिएगा, सब अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल मिलाकर अर्थशास्त्र के विषय के रूप में स्थापित हो चुका था। कब तक? तो भैया 18वीं सदी के अंत तक। 18वीं सदी के अंत तक ये एक विषय के रूप में स्थापित हो चुका था। आप यहां पर देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में कब और कैसे और किसके द्वारा स्थापित किया गया, इस शब्द के जनक कौन है और इस विषय की शुरुआत कौन और किस तरह से करता है। तो विषय निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा भी देख चुके हैं। मैं आपको फिर भी अर्थशास्त्र की एक सिंपल परिभाषा देता हूं जो आपको जानना जरूरी है, ताकि आपको और अर्थशास्त्र का मतलब समझ में आ जाए। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से आधार पर हम अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र विषय के बारे में आपने जान लिया है। आप यहां से पूरी क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। संतोष,
एप्लीकेशन पे भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो भैया आप पीडीएफ तैयार करके आपको मिल जाएगी। आप इसको अभी फिलहाल इस तरह से देखिए और अब हम जानेंगे कि क्या अर्थ अर्थशास्त्र का है। मैं आपको एक सिंपल सी सामान्य आम आदमी की भाषा में परिभाषा देना चाहता हूं। मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य द्वारा की जाने वाली, मनुष्य की आप जानते कई सारी आवश्यकता होती है, कई सारी मतलब कई प्रकार की। मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु, आवश्यकताओं यानी नेसेसिटी, कई सारी नेसेसिटी है हमारी। हम कई सारी चीजें चाहते हैं, ठंड लगती है तो स्वेटर चाहते हैं, गर्मी लगती है तो बनियान और कच्छा चाहते हैं, और गर्मी लगती है तो हमें कूलर चाहिए और फ्रिज चाहिए, और ठंड लगती है तो हीटर चाहिए। आज के जमाने में किसी को रात में आइसक्रीम खाना है तो किसी को दिन में पिज्जा खाना है। कहने का मतलब ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अब उनने कि सर पिज्जा खाना आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आज के जमाने की पता नहीं क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हम क्या मान लें कि कौन सी चीज आवश्यकता है और कौन सी चीज आवश्यकता नहीं है, परंतु हम मान के चल रहे हैं कि हर चीज जो है आवश्यकता है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य द्वारा अब देखो भैया, आवश्यकता आपकी है तो उसको पूरा भी आप ही करेंगे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। अब मान लीजिए आपकी क्या आवश्यकता है कि मुझे पिज्जा खाना है, तो पिज्जा खाने के लिए आपको सीधी सी बात है, आपको गेहूं उगाना पड़ेगा, उससे जो मैदा बनेगी वो पिज्जा बनाएगी। अब आप सोचे कि नहीं मुझे पिज्जा खाना है और गेहूं जो है वो खेत में जाकर के भैंसा उगाएगा या फिर गाय उगाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि गाय खेती करेगी और आप जो है पिज्जा खाएंगे। तो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त धन संबंधी क्रियाओं को या धन नहीं कहे तो वित्त संबंधी क्रियाओं को या अर्थ संबंधी क्रियाओं को, धन या अर्थ संबंधी क्रियाओं या क्रियाओं के अध्ययन को, संबंधी क्रियाओं के अध्ययन के विज्ञान को, संबंधी क्रियाओं के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? अध्ययन के विज्ञान को साहब अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल भाषा में मुझे उम्मीद है कि आम आदमी की भाषा में आप ये बात समझ गए हैं कि कुल मिलाकर अर्थशास्त्र धन या अर्थ का विज्ञान है और ये मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य जिस तरह की आवश्यकताएं रखेगा उनकी पूर्ति हेतु मनुष्य जो कुछ भी धन संबंधी क्रियाएं करेगा। पिज्जा खाने के लिए मनुष्य जो भी उपाय निकालेगा, जो भी धन इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, अर्थ इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, वही सारे प्रयास जिस विषय में पढ़ाए जाएंगे वो विज्ञान या वो विषय ही क्या है? अर्थशास्त्र है साहब। सिंपल भाषा में धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। आप ये समझ गए हैं? तो इससे अर्थशास्त्र का मतलब अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं अब अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता हूं कि विभिन्न आधारों पर अर्थशास्त्र में क्या क्या परिभाषा के रूप में बदलाव आए हैं, क्या क्या परिभाषा के रूप में परिवर्तन आए हैं और कैसे कैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा समय के साथ बदलती गई। देखो आप क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? धन या अर्थ का विज्ञान है। शुरुआत में अगर हम देखें तो एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं कि धन या अर्थ का विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र। यानी कि यहाँ बेसिक आधार क्या है? यहाँ बेसिक आधार है धन या अर्थ यानी पैसा। लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो समय के साथ साथ पैमाने भी बदलते गए, आधार भी बदलते गए और आइडियाज भी बदलते गए, विचार में भी परिवर्तन आया और उसी के साथ परिभाषाओं में भी परिवर्तन आने लगा। तो मैं आपको उन्हीं परिभाषाओं पे लेकर चलता हूं कि धन और अर्थ से विकास केंद्रित अर्थशास्त्र किस तरह से बदला, धन या अर्थ से परिभाषा विकास पर किस तरह आ गई, ये हमें जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों सेगमेंट देखते हैं कौन सा है। जैसे जैसे आवश्यकताओं में बदलाव हुआ, विचारों की प्रक्रिया में भी बदलाव होता गया। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाओं में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे अर्थशास्त्र के विचारों के बारे में भी लगातार परिवर्तन समाज में आते गए और इन समाज में आए परिवर्तनों को कई सारे महान अर्थशास्त्रियों ने समझा और उसको समझते हुए
आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारे आधार बिंदुओं पर विभिन्न परिभाषाओं को हमारे सामने रखा और उन्हें गढ़ करके हमें एक तरह से अर्थशास्त्र के व्यापक अर्थ को समझाया, उसके व्यापक संदर्भ के बारे में हमसे चर्चा की। यानी कि मैं अब उन बिंदुओं पर बात करूंगा जिनसे अर्थशास्त्र के नैरो माइंड वाले विचारों को ब्रॉड माइंड वाले विचारों की तरफ ले जाया गया। यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा जो धन या अर्थ पर सीमित थी, वो परिभाषा धन और अर्थ से होते हुए विकास के पैमानों पर पहुंच गई और इसी के साथ कई सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से विचारों को गढ़ा और हमारे सामने उन विचारों के आयामों को प्रस्तुत करते हुए हमें एक तरह से अर्थशास्त्र के व्यापक संदर्भ को समझाया। चलिए शुरुआत करते हैं कि सर किन किन आधारों पर अर्थशास्त्र में बदलाव आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के आधार बिंदु 4-5 हैं। कौन कौन से आधार बिंदु हैं समझिएगा। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के या उसकी विचार प्रक्रिया में बदलाव के 4-5 आधार बिंदु हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के आधार बिंदु, परिभाषाओं या इसके विषय परिवर्तन के आधार बिंदु कौन कौन से वो समझिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा के आधार बिंदु, एक तो धन के आधार पर परिभाषाएं दी गई। धन के आधार पर ध्यान दीजिएगा, किसके आधार पर? धन के आधार पर। फिर दूसरा एक और, तीसरा एक और, चौथा एक और, यानी कि कितने आधार आए? 5। सर किन किन आधारों पर? तो भैया धन से संबंधित परिभाषाएं, धन से संबंधित परिभाषाएं आई। कौन सी परिभाषाएं आई? धन से संबंधित परिभाषाएं आई। और धन से संबंधित जो ये परिभाषाएं अर्थशास्त्र की आई, इन परिभाषाओं में सबसे ज्यादा जिनके विचारों का योगदान है वो है एडम स्मिथ। फिर आते हैं कि सर उसके बाद अर्थशास्त्र में और क्या बदलाव हुए। तो भौतिक ध्यान दीजिएगा, भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषाएं भी अर्थशास्त्र में जुड़ी। यानी अर्थशास्त्र का दायरा धन से बढ़ते हुए भौतिक कल्याण पर आ गया। भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं को भी यहाँ एक तरह से अर्थशास्त्र के व्यापक स्वरूप को बनाने में महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में रखा गया। यानी कि दूसरा जो आधार था धन के बाद आ गया भौतिक कल्याण, यानी स्वरूप में नैरो माइंड से मामला अब ब्रॉड माइंड की ओर बढ़ने लगा। और फिर तीसरे पर आते हैं दुर्लभता, यानी कि चयन के आधार पर दुर्लभता, ध्यान दीजिएगा, दुर्लभता या चयन से संबंधित परिभाषाएं आई, जिससे अर्थशास्त्र को और व्यापक विजन मिला। ये परिभाषाएं कब और किसने और किसके योगदान से हमें मिली वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषाएं भी आई और इन्होंने अर्थशास्त्र के विजन को और ज्यादा व्यापक रूप से फैलाया। और फिर अंत में आया एक और आधार जो वर्तमान 21वीं सदी का आधार है, अर्थशास्त्र के डेवलप होने का आधार है, और वो है विकास केंद्रित परिभाषाएं। तो ध्यान से देखिएगा, विकास केंद्रित परिभाषाएं ये 21वीं सदी का एक ब्रॉड विजन है। किसको लेकर के? अर्थशास्त्र को लेकर के। तो ध्यान दीजिए कि किन किन आधारों पर समय समय पर अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं, विचार हैं, उनमें लगातार परिवर्तन आया। अब सवाल ये है कि जो धन है इसे क्या कहते हैं? तो धन को कहते हैं साहब वेल्थ। यहां पर क्या कहते हैं? वेल्थ यानी कि धन को यहां वेल्थ कहा गया है, ठीक है ना। तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन कौन सी है? वेल्थ रिलेटेड या धन से संबंधित डेफिनेशंस कौन सी है? तो डेफिनेशंस ऑफ रिलेटेड विथ वेल्थ कौन सी है? तो वो भी देखेंगे। फिर भौतिक कल्याण का मतलब क्या है? भौतिक कल्याण का मतलब है अंग्रेजी में अगर मैं आपसे कहूं तो मटेरियल वेलफेयर, यानी कि भौतिक कल्याण की बात हो रही है। तीसरे पर आता है दुर्लभता या चयन का मतलब क्या है सर? दुर्लभता या चयन का मतलब है कि आप कई सारे
विकल्पों में से किसी एक सबसे अच्छे विकल्प का चयन कर रहे हैं और जो सबसे अच्छे विकल्प का आप चयन कर रहे हैं वही आपके लिए सर्वोत्तम है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केर्सिटी। स्केर्सिटी जो है ये क्या है, दुर्लभता है या चयन है। और अगर मैं आवश्यकता विहीनता की बात करूं, तो मैं आपको कहूंगा वांटलेसनेस से संबंधित रिलेटेड परिभाषाएं भी हैं। और उसके बाद विकास का मतलब क्या है आप जानते हैं। विकास का मतलब है साफ ग्रोथ, या विकास का मतलब किससे है, ग्रोथ से है। यानी अर्थशास्त्र जो वेल्थ से चला था वो ग्रोथ पर आकर के टिक गया है। जो अर्थशास्त्र केवल धन की बात करता था, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, वो अवधारणा ये वाली थी धन संबंधी। लेकिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, ये जो अवधारणा है ये डेवलपमेंट की अवधारणा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यानी कि जहां हम बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया की अवधारणा से कहां पर पहुंच गए, तो विकास की अवधारणा, यानी बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया से हम बढ़ते बढ़ते आज इकोनॉमिक्स के लेवल पर इस तरह की विचार प्रक्रिया स्थापित कर चुके हैं जिसमें यह कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो बात को समझिए, अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कितने आधार आ गए हैं परिभाषाओं के। यानी समय समय पर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जो बदलाव हुआ उसके 5 आधार हैं। कितने आधार है, 5। और अब हम पहले आधार पर चलते हैं। पहला आधार क्या कहता है, पहले आधार का संबंध है धन से, और धन संबंधित परिभाषाएं जो आई उनमें सबसे ज्यादा योगदान किन किन का रहा है वो जानिए। एक तो है एडम स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ ने इस परिभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर स्मिथ, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, उसके अलावा यानी कि डॉक्टर स्मिथ के अलावा जॉन बेट्स क्लार्क नाम के एक महान अर्थशास्त्री हुए, उनके द्वारा भी ये परिभाषा दी गई। या कहे धन से संबंधित परिभाषाओं में जॉन बेट्स क्लार्क की अवधारणाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर अगर मैं बात करूं जॉन बेट्स क्लार्क के बाद तो जे.एस. मिल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। आपने अर्थशास्त्र का जब एग्जाम दिया होगा अपने ग्रेजुएशन या मास्टर के दौरान तो जे.एस. मिल का नाम जरूर आया होगा। जे.एस. मिल के विचारों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। और फिर उसके बाद आते हैं प्रोफेसर वॉकर, यानी कि ये 4 महान अर्थशास्त्री जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, डॉक्टर स्मिथ, उसके बाद जॉन बेट्स क्लार्क, जे.एस. मिल और प्रोफेसर वॉकर, इनकी परिभाषाओं का, इनकी अवधारणाओं का, इनके विचारों का संबंध शुरुआती अर्थशास्त्र विषय के विकास से है या उसके प्रथम चरण से है। यह प्रथम चरण है, यह द्वितीय चरण है, यह तृतीय चरण है, यह चतुर्थ यानी ये 5वां चरण चल रहा है। अर्थशास्त्र नाम के विषय के विकास का 5वां चरण चल रहा है और 5वें चरण का जो संबंध है वो विकास केंद्रित परिभाषाओं से है। तो धन संबंधी परिभाषाओं को देने में किन किन का योगदान है, डॉक्टर स्मिथ, जॉन बेट्स क्लार्क, जे.एस. मिल और प्रोफेसर वॉकर का योगदान है। मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि डॉक्टर स्मिथ कौन है, इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, और जॉन बेट्स क्लार्क कौन है, इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, और जे.एस. मिल कौन है और इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, और प्रोफेसर वॉकर कौन है, इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। ये आपको बताऊंगा ताकि पुस्तकों के बारे में अगर आपसे कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसका उत्तर दे सके। अब आते हैं कि सर भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषाओं को देने में किन किन अर्थशास्त्रियों की विचार प्रक्रिया का योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक कल्याण से संबंधित जो परिभाषाएं हमारे सामने आती है उनमें जिन अर्थशास्त्रियों का योगदान है उनमें एक तो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अभी इनका नाम आया था, इन्होंने अर्थशास्त्र शब्द दिया था। वह व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र शब्द दिया था वही प्रोफेसर मार्शल जो है ये भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषाओं पर जोर दे रहे हैं या विचारों पर जोर दे रहे हैं, यानी कि मटेरियल वेलफेयर पर जोर दे रहे हैं प्रोफेसर मार्शल। क्या होता है भौतिक कल्याण में आगे आपको क्लियर करूंगा, चिंता मत कीजिए कि भौतिक कल्याण का यहाँ क्या मीनिंग है और इसका अर्थशास्त्र से क्या लेना देना है वह भी क्लियर करेंगे। तो प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और केनन और पेंसन, प्रोफेसर पीगू और केनन एंड पेंसन, प्रोफेसर पेंसन, अरे पेंसन वो वाली पेंसन नहीं है साहब,
जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अरे अभी से सपने मत सजाओ, वैसे भी रिटायरमेंट के बाद अभी इस समय मध्य प्रदेश में पेंशन का प्रावधान नहीं है भैया, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में नहीं है ओपीएस देने का प्रावधान, पेंशन का प्रावधान खत्म हो गया है। तो प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर केनन और प्रोफेसर पेंशन के विचारों की अवधारणाओं पर भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषाओं का एक तरह से विकास हुआ है। अब ध्यान देते हैं कि सर दुर्लभता या चयन से संबंधित परिभाषाओं के विकास में किन सारे योगदानों का, किन सारे अर्थशास्त्रियों का योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्लभता या चयन संबंधी परिभाषाओं में जिन अर्थशास्त्रियों का योगदान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस अर्थशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के विचारों को दुर्लभता या चयन से संबंधित परिभाषाओं के निर्माण में उन्हीं के विचारों से मदद मिली। अब आते हैं आवश्यकता विहीनता से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, वांटलेसनेस से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के विकास में किन महानुभावों का, किन महान अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जेके मेहता भैया एक भारतीय अर्थशास्त्री है और इस अवधारणा के विकास में उनका योगदान सर्वाधिक है। जेके मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्री जिनका योगदान इस विचारधारा के विकास में सर्वाधिक है। कौन सी वाली? आवश्यकता विहीनता। और अब अगर मैं बात करूं आखिरी वाली विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं आपके सामने आएंगी, उनमें सबसे ज्यादा योगदान किनके विचारों का है? तो भैया सैमुअल्सन। ये ध्यान दीजिएगा, ये 20वीं और 21वीं सदी की विचारधाराएं हैं और इसमें प्रोफेसर सैमुअल्सन आपने जरूर इनका नाम सुना होगा जब आप एमए के पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। प्रोफेसर सैमुअल्सन, उसके बाद प्रोफेसर बेनहम के अलावा आपने एक बहुत बड़े चर्चित अर्थशास्त्री का नाम सुना होगा, प्रोफेसर फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन, प्रोफेसर बेनहम और इसके अलावा एक और महान नाम प्रोफेसर पीटरसन। इनके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। अगर एग्जाम में इनके बारे में पूछ ले कि सैमुअल्सन या बेनहम की आर्थिक विचारों को किस केंद्रित परिभाषा में रखा जा सकता है, तो विकास केंद्रित में। अगर आपसे पूछ ले जेके मेहता नाम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के आर्थिक विचारों को कौन सी परिभाषाओं के अंतर्गत समेटा जा सकता है, तो आवश्यकता विहीनता। तो आप देख रहे हैं कितने प्रकार की परिभाषाएं यहाँ जन्म लेने वाली हैं और इनके विकास में किन किन अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा है, ये आपने देखा। अब मैं आपके सामने एक एक करके सभी अर्थशास्त्रियों और उनके विचारों के बारे में चर्चा करूंगा कि वो क्या सोचते थे और उनकी इन विचारों से या इन आधार बिंदुओं से क्या लेना देना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में क्या जानना है, तो धन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानिए। धन से संबंधित परिभाषाएं, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अगर मैं कहूं कि यहाँ किन किन अर्थशास्त्रियों का योगदान है, धन से संबंधित परिभाषाओं में किन किन अर्थशास्त्रियों का योगदान है, तो अभी आपको मैंने बताया कि एडम स्मिथ इसके सबसे बड़े समर्थक थे। धन संबंधी अर्थशास्त्री की परिभाषाओं के सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे, जिनके विचारों से ये परिभाषाएं बनी धन या अर्थ से जुड़ी, तो उनका नाम है एडम स्मिथ। अब ध्यान दीजिए, एडम स्मिथ की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले इसका अंग्रेजी में भी थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि धन से संबंधित परिभाषाओं का मतलब क्या। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेल्थ। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स definition of economics related to wealth, related to wealth, economics related to wealth। सवाल यह है कि इस विचार प्रक्रिया को किसने पैदा किया। तो सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ, फिर नाम आता है, दूसरा नाम जॉन बेट्स क्लार्क, तीसरा नाम जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, और चौथा नाम आता है प्रोफेसर वॉकर। ध्यान दीजिएगा, 4 नाम आपके सामने आते हैं। क्या क्या नाम आते हैं? पहला तो डॉक्टर एडम स्मिथ। डॉक्टर
एडम स्मिथ, डॉक्टर एडम स्मिथ। अब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एडम स्मिथ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एडम स्मिथ कौन है? तो ये एडम स्मिथ 18वीं सदी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री हैं, 18वीं सदी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री। ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री। कौन सी सदी के? 18वीं सदी के। बात को समझिएगा। फिर हम आते हैं जॉन बेट्स क्लार्क पर। जॉन बेट्स क्लार्क, अब ध्यान दीजिएगा, जॉन बेट्स क्लार्क, डॉक्टर जॉन बेट्स क्लार्क भी 18वीं सदी के ही, या यूं कह लो 19वीं सदी के शुरुआत के ही, 18वीं या 19वीं सदी के शुरुआत के ही अमेरिकी अर्थशास्त्री, 19वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं साहब। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जॉन बेट्स क्लार्क, जिन्हें हम जे बी क्लार्क भी कहते हैं, ये कौन सी सदी के और कहाँ के अर्थशास्त्री? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री, और धन से संबंधित परिभाषाओं के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा नाम आता है हमारे सामने जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि डॉक्टर जे एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब बात यह आ रही है कि सर जे एस मिल किस काल के हैं और कहां के हैं? तो भैया ये भी 19वीं सदी के, 19वीं सदी के, 19वीं सदी यानी 1801 से 1900 के बीच 19वीं सदी के अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं। अंग्रेज यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। और अब आते हैं प्रोफेसर वॉकर, फ्रांसिस अमासा वॉकर, फ्रांसिस अमासा वॉकर, डॉक्टर फ्रांसिस अमासा वॉकर, फ्रांसिस अमासा वॉकर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और 19वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, 19वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। और इन सब ने सामूहिक रूप से क्या कहा अर्थशास्त्र के बारे में? इन्होंने अपनी क्या क्या परिभाषाएं गढ़ी, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। चारों के द्वारा जो संयुक्त रूप से कहा गया, या इन चारों का परिभाषाओं का जो सार रूप है, वो सार रूप क्या है वो जान लीजिए। चारों की परिभाषाओं का सार रूप ये है कि भैया अर्थशास्त्र एक धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। धन संबंधी विचारों, धन संबंधी विचारों, व्यवहारों एवं विश्लेषणों से संबंधित विज्ञान क्या है। इन्होंने अपनी अपनी बातों में, अपनी अपनी परिभाषाओं में कहा कि धन संबंधी विचारों, व्यवहारों एवं विश्लेषणों से संबंधित विज्ञान क्या है, तो वो विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा ये वाली दे रहे हैं साहब। इसमें इन्होंने सारी चीजों पर क्या कहा कि धन, केवल क्या शब्द पर जोर दिया? जो शब्द पर जोर दिया वो है धन। धन संबंधी सारे विचारों, व्यवहारों और विश्लेषणों, विश्लेषणों से संबंधित विज्ञान क्या है, वो विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। ये चारों का मानना था। भले ये अलग अलग काल के रहे हो, अलग अलग युग के रहे हो, या अलग अलग देशों से रहे हो, लेकिन चारों का सामूहिक रूप से मानना था। अब सवाल ये है कि एडम स्मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एडम स्मिथ का क्या मानना था? तो एडम स्मिथ एक लाइन में कह रहे हैं कि जो एडम स्मिथ कह रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र है ना साहब, जो अर्थशास्त्र है ना भैया, ये धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के बारे में इनकी जो विचार है, इनकी जो प्रक्रिया है, विचार प्रक्रिया, उस विचार प्रक्रिया का सार क्या है? ये सार के रूप में कह रहे हैं कि ये धन का क्या है? विज्ञान है। बात खत्म। सिंपल में कह दिया, धन का विज्ञान। अब धन में उसमें व्यवहार आ जाए, विश्लेषण आ जाए, कुछ भी आ जाए, धन का विज्ञान है। साइंस ऑफ वेल्थ है भैया, साइंस ऑफ वेल्थ। बात क्लियर है? अब सवाल यह आता है कि सर जॉन बेट्स क्लार्क अपने परिभाषा में अर्थशास्त्र के बारे में क्या बता रहे हैं? तो उनका यह कहना है जॉन बेट्स क्लार्क का कि धन या संपत्ति की विवेचना करने वाला विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने धन के साथ क्या लगा दिया? धन के साथ लगा दिया धन या संपत्ति, संपत्ति की विवेचना करने वाला विज्ञान, विवेचना
करने वाला विज्ञान, विवेचना करने वाला विज्ञान क्या है, वाला विज्ञान क्या है? तो ये विज्ञान भैया यही अर्थशास्त्र है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जॉन बेट्स क्लार्क कह रहे हैं। बस इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। पिछले वाले धन का विज्ञान कह रहे हैं, ये धन के साथ संपत्ति को भी जोड़ दिए और साथ में कह रहे हैं कि उसका एनालिसिस करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो धन या संपत्ति विवेचना करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम आते हैं किस पर? तो हम आते हैं जेएस मिल। जेएस मिल अर्थशास्त्र के बारे में क्या कह रहे हैं? जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि धन संबंधी व्यवहार तथा उसके उत्पादन, धन संबंधी व्यवहार तथा उसके उत्पादन, उत्पादन ध्यान दीजिएगा, धन संबंधी व्यवहार उस धन को पैदा करने के लिए जो उसका उत्पादन तथा वितरण से जुड़े हुए अध्ययनों को अध्ययन क्या कहलाते हैं? ये अध्ययन क्या कहलाते हैं? ये अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाते हैं। या अध्ययन का विज्ञान जुड़े हुए अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। धन संबंधी व्यवहार तथा उसके उत्पादन तथा वितरण से जुड़े हुए अध्ययन का विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र। किसका कहना है? ये किसका कहना है? स्टुअर्ट मिल। डॉक्टर फ्रांसिस अमासा वाकर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर फ्रांसिस अमासा वाकर कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, बहुत सिंपल। जो बात एडम स्मिथ सिंपल में समझा रहे थे वही बात ये भी सिंपल में समझा रहे हैं। धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, सीधी सी बात है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें धन का अध्ययन किया जाता हो, धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है? तो भैया अगर आपसे एग्जाम में इनका सार पूछ ले कि इन्होंने अपने सारे रिसर्च में क्या कहा, तो धन का अध्ययन, धन की विवेचना, धन का विज्ञान, ये सारा सब धन 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 यानी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा भैया, पैसा ही पैसा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? आपने गाना सुना होगा दन दनादन दे दनादन मूवी में, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का गाना था। तो भैया पैसा पैसा क्या करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? ये इसीलिए बनाया गया था गाना कि इसलिए क्योंकि ये सारे धन के पीछे पड़े हुए थे। सब धन 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 जोड़ प्लस प्लस माइनस जोड़ धनाव धन धन इस तरह करते रहते थे। तो इसलिए ये सारे क्योंकि धन पर बात कर रहे थे, तो आदमी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि धन से बड़ी चीज कुछ नहीं है, और सब धन कमाने में लग गए। और इस धन कमाने की प्रक्रिया में सबने एक दूसरे के साथ में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, गलत तरीके, साम दाम दंड भेद, हर गलत तरीके से धन कमाना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों को गुलाम बनाया जाने लगा, साम्राज्यवाद तेजी से फैला, ठीक है, उपनिवेशवाद तेजी से फैला, शोषण होने लगा, गुलाम बनाए जाने लगे, दास बनाए जाने लगे, और एक देश दूसरे देश पर इस धन के चक्कर में हमला करने लगा। इस अवधारणाओं के कारण आपस में ही लोग लड़ने लगे। हालांकि इनमें इनकी गलती नहीं है, ये तो धन का मतलब समझा रहे थे साहब। इनने थोड़ी ना कहा अपने सिद्धांतों में कि लड़ लो, छीन लो, मार दो, काट दो, दूसरों की संपत्ति हड़प लो, दूसरों को गुलाम बना लो, दूसरे देशों पर कब्जा कर लो। ये इनने कहीं नहीं कहा। इन्होंने अपने विश्लेषणों में, अपने अध्ययनों में, अपने रिसर्च में, अपने विचारों में इन बातों का कभी भी समर्थन नहीं किया। लेकिन जनता इनके विचार इतने महान विचार समझ जाती तो बात ही क्या है। जनता गांधी जी को गालियां देती है, गांधी कोई नहीं समझ पाती है तो वो इनको समझ जाएगी। ये तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं। गांधी जी कहते थे अहिंसा मत करो, लेकिन लोग कहते थे अरे यार ये कैसा आदमी अहिंसा नहीं करने की बात कर रहा है। तो सोचिए ये जो परिभाषाएं देंगे, ये जो विचार देंगे, ये आम जनता की समझ में आएंगे? उसको तो ये लगेगा, देखो क्या होता है ना कि आम जनता प्रभावित जल्दी होती है। जब किसी ने आम जनता को कह दिया होगा, क्या कह दिया होगा, अरे एडम स्मिथ तो कह रहे हैं कि कैसे भी करके धन कमाओ, धन से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो आम जनता को लगा कैसे भी करके मतलब साम दाम दंड भेद, बेईमानी, भ्रष्टाचार सब करके कमाओ। और जब ये आदमी के दिमाग में बात बिठा दी गई तो वो दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे, एक देश दूसरे देश पर हमला करने लगा, वह अपना साम्राज्य, अपनी कंपनियां भेजने लगा, स्थापित करने लगा। और आपने देखा ही है भारत में क्या हुआ। भारत में अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में अंग्रेजों ने यही काम किया कि धन कैसे भी इकट्ठा करना है, चाहे उसके लिए भारत की जनता का खून ही क्यों ना चूसना पड़े। तो अब जब ये हुआ तो दुनिया में फिर इन विचारों के खिलाफ आवाजें धीरे धीरे अन्य अर्थशास्त्रियों ने या अन्य विचारकों ने उठाई, और फिर एक नई विचार प्रक्रिया सामने आई। और वो विचार प्रक्रिया पर जाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं
कि भारत में भी कई सारे महान अर्थशास्त्री पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नाम अंग्रेजों के हैं, भारत में भी कई सारे महान अर्थशास्त्रियों का जन्म हुआ है और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने विचारों से दुनिया को बदलने का प्रयास किया। और मैं उन महान अर्थशास्त्रियों में कुछ अर्थशास्त्रियों का आपके सामने नाम लूंगा, आप देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय क्षेत्र में अर्थशास्त्र विषय में दो महान ऐसे अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, वो कौन है? भारतीय जमी पर पैदा हुए वो महान अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, वो कौन है? तो मैं आपको यहां नाम बता देता हूं। दो अर्थशास्त्री भाई साहब, एक तो है अमर्त्य सेन, डॉक्टर, भैया बात समझिए, डॉक्टर अमर्त्य सेन, कलकत्ता में पैदा हुए डॉक्टर अमर्त्य सेन, एक बंगाली व्यक्ति जो बाद में अमेरिका की नागरिकता ले लिए। इनको साल 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक या भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जो उनका जन्म भारत में हुआ, जिनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भारत में हुई, बाद में ये पीएचडी करने अमेरिका गए, वहीं पढ़ाने लगे। इनको 98 में क्या मिला? भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार इनको मिला, कब मिला? 1998 में। और साथ में 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और एक और नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, दूसरा नाम है डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी। डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, जिनका संबंध भी बंगाल से ही है। डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी जो बंगाल से ही ताल्लुक रखते हैं, हालांकि इस समय अभिजीत बैनर्जी अमेरिका के नागरिक हैं। इन्हें भी साल 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दो महान भारतीय कौन हैं? तो भैया दो महान भारतीयों का नाम है अमर्त्य सेन और साथ में अभिजीत बैनर्जी। आपने देखा पहला नाम अमर्त्य सेन का है और दूसरा नाम अभिजीत बैनर्जी का है। इनके अलावा भी भारत में ऐसे कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भले ही अर्थशास्त्र का नोबेल ना जीता हो, लेकिन अर्थशास्त्र के विषय के विकास में अपने विचार प्रक्रिया से बहुत ही योगदान दिया और ये योगदान आज भी अतुलनीय और सराहनीय है। मैं उनके नाम भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने एक अगले विचार प्रक्रिया के आधार बिंदु को पकड़ना चाहूंगा। अगली विचार प्रक्रिया का आधार बिंदु आप जानते हैं क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको, चिंता मत कीजिए, इनकी किताबों के बारे में, ये जितने भी हैं इनकी किताबें कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप दूसरे वाले सेगमेंट पर चलिए। दूसरा वाला जो विचार प्रक्रिया का बिंदु है वो है भौतिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। भौतिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जैसा कि आपने देखा कि धन या अर्थ संबंधित जो परिभाषाएं हैं, वो सारी परिभाषाएं या सारे जो अर्थशास्त्री वो 18वीं या 19वीं सदी से संबंध रखते हैं। और मैंने इसका मतलब भी आपको समझाई दिया कि इन परिभाषाओं का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। जब ये प्रभाव गलत रूप से या नकारात्मक रूप से समाज पर आया, तो फिर धीरे धीरे अर्थशास्त्र के सोचने और समझने और विचार की प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव आए। और उन बदलावों को लाने वाले जो वैज्ञानिक, जो अर्थशास्त्री थे, उनमें दो प्रमुख नाम सामने आते हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर पीगू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इस क्लास में जिक्र किया कि अल्फ्रेड मार्शल और पीगू किस विचारधारा से, अर्थशास्त्र के किन विचार प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो ये अल्फ्रेड मार्शल साहब जो है 20वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। 20वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री। 20वीं सदी, अब ध्यान दीजिए, 19वीं सदी वाला मामला खत्म हो गया, उसमें धन है और इसमें अब भौतिक कल्याण है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। और प्रोफेसर मार्शल यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किया या अर्थशास्त्र शब्द दिया इस दुनिया को। और इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है। और ये प्रोफेसर पीगू कौन है? प्रोफेसर पीगू के बारे में भी पहले आप जान लो कि प्रोफेसर पीगू कौन है। 20वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, 20वीं सदी के ब्रिटिश या कहें अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं। यानी कि दोनों अंग्रेज अर्थशास्त्री जिनका नाम है प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये भौतिक कल्याण का मतलब क्या समझाते हैं, इनका क्या कहना है, अर्थशास्त्र के बारे में इनकी सामूहिक समझ क्या है, इनके विचारों की सामूहिक साम्यता क्या है या समझ क्या है। तो धन एक प्रकार का साधन है और मनुष्य साध्य है। कहने का मतलब यह है
इन दोनों का ये मानना है कि जो धन है, जो पिछले वाले धन को बिल्कुल साधन मान रहे थे, सॉरी धन पिछली वाले जो थे वो धन को क्या मान रहे थे, धन को साध्य मान रहे थे। यहाँ ये सब किस पर जोर दे रहे थे कि धन ही सब कुछ है। लेकिन इधर जो ये हैं 20वीं सदी वाले, इनका जब ये विचार प्रक्रिया सामने आया तो इन्होंने क्या कहा कि धन साध्य नहीं है, धन एक साधन है और मनुष्य एक साध्य है। इनका विचार प्रक्रिया को अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो इनका कहना है कि मानव कल्याण को समृद्ध तथा तर्कसंगत बनाने वाला विज्ञान मानव के कल्याण को समृद्ध तथा तर्क संगत, यानी ऐसा नहीं कि पता लगा कि अपने फायदे के लिए दूसरे का गला घोंट दिया जाए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला मामला नहीं है। यह मामला ऐसा है कि अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो लाभ कमाइए, कोई नहीं रोक रहा है। धन कमाना चाहते हैं कमाइए, लेकिन आचार विचार में सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ऐसे मानदंड ना अपनाएं जिससे सामने वाले का गला चीर दिया जाए। यानी कि मानव के कल्याण को समृद्ध तथा तर्क संगत पर जोर दिया उन्होंने, तर्क संगत बनाने वाला विषय, बनाने वाला विज्ञान। देखिए परिभाषा कितनी खूबसूरत हो गई है कि पिछले वाले कह रहे हैं कि सब कुछ क्या है, धन है, और ये क्या कह रहे हैं, धन नहीं है सब कुछ, धन तो साध्य है। धन क्या है, धन साध्य है और मनुष्य साधन है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने आर्थिक विचारों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, उनके बात को समझिए। उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा ये है उनके सिंपल शब्दों में कि धन साध्य है साहब, साधन है साहब, धन साधन है और मनुष्य क्या है, मनुष्य है साध्य। धन साधन है और मनुष्य साध्य, यानी कि धन सब कुछ नहीं है, धन तो एक माध्यम है। धन एक माध्यम है किसके विकास का, मनुष्य के विकास का। मनुष्य की उपलब्धियों को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए धन एक साधन के रूप में आना चाहिए, ना कि साध्य के रूप में। अगर आप धन को ही सब कुछ मान लेंगे तो फिर समाज भी इन सभी भ्रष्टाचार और सभी प्रकार के काले कारनामे में शामिल हो जाएगा जिनको हम अच्छा नहीं समझते, और समाज का नैतिक पतन हो जाएगा। तो इनका कहना है कि धन कमाना जरूरी है, धन के बिना काम नहीं चलता है, और धन से ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, आगे बढ़ पाता है। लेकिन धन सब कुछ नहीं है, धन साधन है और मनुष्य साध्य है। यानी कि धन इस तरह से कमाया जाए कि जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो, उसकी उन्नति के सारे मार्ग खुल सके और वो समृद्ध हो सके, संपूर्ण मानव समुदाय समृद्ध हो सके। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए और इन विचार प्रक्रियाओं को ही अल्फ्रेड मार्शल ने अपनाया, या यूं कहें अल्फ्रेड मार्शल ने एक स्वरूप दिया। इसी तरह प्रोफेसर पिगू भी क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर पिगू भी अर्थशास्त्र के बारे में कह रहे हैं, मानव समुदाय को समृद्ध करने वाला विज्ञान, समृद्ध करने वाला या मानव का कल्याण करने वाला विज्ञान ही क्या है अर्थशास्त्र है। देखिए धन की बात तो आई नहीं कहीं, धन को इनने क्या बता दिया, साधन, और मनुष्य को क्या बता दिया, साध्य बता दिया। यानी कि ये सब मिलकर के जो भी इनके साथ और अर्थशास्त्री थे, सब मिलकर के 20वीं सदी में क्या कह रहे हैं, मानव के कल्याण को समृद्ध तथा तर्कसंगत बनाने वाला विज्ञान ही क्या है, अर्थशास्त्र है। बात को समझिए, इन सब ने अपने बातों में धन को साधन माना है, ना कि साध्य माना है, जबकि पिछले वाले 18वीं और 19वीं सदी के अर्थशास्त्री धन पर जोर दे रहे थे। अब आते हैं कि सर ये तो हो गया, लेकिन आप ये और बताइए कि जो अगले वाले हैं जिन्होंने दुर्लभता या चयन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को जन्म दिया, उसमें सबसे प्रमुख नाम आपने बताया था प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स क्या कहना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझिए कि दुर्लभता या चयन संबंधी जो अर्थशास्त्रीय परिभाषाएं हैं, ये वाली इन परिभाषाओं से आपका क्या कहना है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस परिभाषा में अर्थशास्त्रियों का ये समूह, प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके साथ के समकालीन जितने भी अर्थशास्त्री हैं जो उनके विचारों के बारे में साम्यता रखते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि धन या भौतिक कल्याण के स्थान पर मानव के चयन पक्ष पर धन या भौतिक कल्याण की बजाय, अब ध्यान दीजिए, अब मामला और आगे चला गया है, भौतिक कल्याण से भी आगे चला गया। धन या भौतिक कल्याण के स्थान पर
के स्थान पर मानव के चयन पक्ष पर जोर देने वाला विज्ञान, मानव के चयन पक्ष पर या मानव के चुनाव पक्ष पर जोर देने वाला, चयन पक्ष पर जोर देने वाला विज्ञान ही क्या है? विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र। अब इसका क्या मतलब है? धन या भौतिक कल्याण के स्थान पर, यानी कि इन दोनों को भी भूल जाओ, पिछले वालों दोनों को भूल जाओ, ये यूं कहना चाह रहे हैं, इन दोनों को नहीं, इसको याद रखो। किसको? मानव का चयन पक्ष को याद रखो। तो भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं? मानव के चयन पक्ष का क्या मतलब? चयन पक्ष का मतलब ये है कि मनुष्य कई सारी आवश्यकताओं में जो सबसे सर्वोत्तम आवश्यकता है उसको स्वीकारे, और उसमें स्वीकारते समय ध्यान रखे कि सामने वाले के चयन पक्ष का हनन ना हो, सामने वाले के अधिकारों का हनन ना हो। कुल मिलाकर यहाँ एक तरह से उपभोक्ता की जागरूकता पर बल दिया गया है। जागो ग्राहक जागो की उदाहरण आ गई है। कंज्यूमर जागिए, गलत सामान मत खरीदिए, घटिया सामान घर में मत भरिए, घटिया आवश्यकताओं की पूर्ति मत कीजिए, और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि गैर जरूरी या गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को मत अपनाइए, इससे कोई लाभ नहीं है। गैर जरूरी आवश्यकताओं को अपनाने से अर्थव्यवस्था को कमजोरी मिलती है। आप ज्यादा डिमांड भी करेंगे तो उससे भी नुकसान होगा, इसलिए केवल वही डिमांड कीजिए जिससे आपका चयन जो है, चयन प्रक्रिया वो सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचे। एक उदाहरण दे दें आपको। उदाहरण से समझो कि मान लीजिए आपको यह तय करना है कि आपके गांव में टमाटर सॉस का प्लांट लगेगा, कि आपके गांव में जूता बनाने के लिए मशीन आधारित फैक्ट्री लगेगी। ये आपको तय करना है, आपकी चयन की आवश्यकता क्या है। गांव के लोग टमाटर सॉस खाएंगे कि जूता पहनेंगे, और वो भी ब्रिटिश कंपनी का या अमेरिकी कंपनी का, और वो उनकी आवश्यकता नहीं है, ये देखना है। गांव के लोग खेत में उतरेंगे तो क्या मुलायम जूते पहनकर उतरेंगे कपड़े वाले, या फिर चमड़े के जूते, ये आपको तय करना है। यानी अगर चयन का सिद्धांत काम करेगा तो धन की जो लालसा है, और धन की लालसा से जो कई तरह के विद्वेष समाज में पैदा हो रहे हैं, कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी, भ्रष्टाचार, लालच, लोलुपता, ये सब चीजें, ये गलत तरीके धन कमाने के, ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ये इन पर जोर दे रहा हूं, और इससे क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया साहब। यानी कि प्रोफेसर रॉबिन्सन जो 20वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, 20वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, 20वीं सदी अभी 21वीं चल रही है, 20वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्सन चयन पक्ष पर जोर दे रहे हैं, और इनके विचारों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं? अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर रॉबिन्सन का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, निर्धारित लक्ष्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, निर्धारित लक्ष्यों एवं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, निर्धारित लक्ष्यों और उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध सीमित साधनों से, ध्यान दीजिएगा, संसाधन सीमित है, लक्ष्य कई सारे हो सकते हैं, तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। उन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, चूंकि वो सीमित है, उन सीमित संसाधनों से संबंधित, उपलब्ध सीमित संसाधनों से संबंधित उपलब्ध सीमित या दुर्लभ संसाधनों से संबंधित मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित सिद्धांत, मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित सिद्धांत को क्या कहते हैं? अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं साहब, क्या कहते हैं? ये परिभाषा रट लीजिए। प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि परिभाषा किसकी है, तो आपको उत्तर देना है प्रोफेसर रॉबिन्सन, जो 20वीं सदी के अमेरिकी अर्थशास्त्री, पिछले वाले संविदा वाले पेपर में पूछी जा चुकी है, और इकोनॉमी के क्षेत्र में भी इन पर काफी जोर या फोकस किया जाता है। अब आते हैं जेके मेहता।
जेके मेहता जो भारतीय अर्थशास्त्री है, उन्होंने कौन सी विचार प्रक्रिया को या अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषाओं को व्यापक स्वरूप प्रदान किया? तो भैया आवश्यकता विहीनता से रिलेटेड परिभाषाओं पर इनका जोर था, यानी इन्होंने आधार बिंदु बनाया आवश्यकताहीनता। जेके मेहता क्या कह रहे हैं? जेके मेहता क्या कह रहे हैं? परिभाषा देते हैं अर्थशास्त्र की। क्या परिभाषा देते हैं? कि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोगी विज्ञान आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के में लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी या सहायक विज्ञान ही उपयोगी या सहायक विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। सहायक विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। तो सर ये आवश्यकता विहीनता क्या है? यह आवश्यकता विहीनता क्या है? यह आवश्यकता विहीनता ये है भाई कि जबरदस्ती जिस चीज की अपने को आवश्यकता नहीं उसको क्यों 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 उस चीज को खरीदा जाए? जब आवश्यकता होगी तो ही खरीदा जाए, तो ही अपनाया जाए, तो ही उपभोग किया जाए। तो इनका ये सिंपल कहना है। तो क्या सर ये अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं? अरे देना चाहते हैं, लेकिन संसाधन भी तो सीमित है। संसाधन चूंकि दुर्लभ और सीमित है, अल्प मात्रा में हर एक की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते हैं। वन सीमित है, मिट्टी सीमित है, जंगल सीमित है, जानवर सीमित है, सब कुछ सीमित है, कोयला सीमित है, पानी सीमित है। तो इन सीमित संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित और कम करके सुख कामना करनी होगी। आवश्यकताओं को, यह अवधारणा जो है ना, ये क्या कहती है? आवश्यकताओं की यह अवधारणा किस पर फोकस करती है? आवश्यकताओं को कम करना। लिखा है ना आवश्यकताहीनता। आवश्यकताओं को कम, आवश्यकताओं को कम एवं सीमित, कम एवं सीमित, आवश्यकताओं को कम एवं सीमित सीमित करके सुख यानी कि समृद्धि, सुख एवं समृद्धि प्राप्त करने पर जोर देने वाली अवधारणा। सुख एवं समृद्धि प्राप्त करने पर जोर देना, करने पर जोर देना, ये जो मामला है, ये मामला इस अवधारणा को अर्थशास्त्र में पैदा करता है। नेसेसिटी को कम करना एवं सीमित करके सुख एवं समृद्धि प्राप्त करने पर जोर देना ही क्या है? आवश्यकताहीनता है। और आवश्यकता विहीनता को ही जेके मेहता समझा रहे हैं कि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी सहायक विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र है। और आखिरी जो आधार बिंदु है इस परिभाषा का, विकास केंद्रित परिभाषाएं। विकास केंद्रित परिभाषाएं, ध्यान दीजिएगा, विकास केंद्रित परिभाषाएं जो सैमुअलसन, बेनहम और फर्ग्यूसन और पीटरसन की देन है। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं कि दुर्लभ संसाधनों के कुशलतापूर्वक वर्गीकरण तथा वितरण द्वारा आर्थिक विकास करना। प्रोफेसर पीटरसन क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर पीटरसन कह रहे हैं, प्रोफेसर पीटरसन अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दे रहे हैं? प्रोफेसर पीटरसन अर्थशास्त्र की परिभाषा दे रहे हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेसर पीटरसन अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दे रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि भैया सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं, सीमित साधनों का, सीमित संसाधनों का या साधनों का, सीमित संसाधनों या साधनों का क्या? वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं, वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा यानी कि अच्छा वाला कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं के साथ, प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं के साथ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाला विज्ञान। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए अध्ययन करने वाला विज्ञान, प्राप्ति के लिए अध्ययन करने वाला विज्ञान। मैं रिपीट कर देता हूं परिभाषा को। सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं के
के साथ अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? अर्थशास्त्र है। और इसका उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य इनके अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य पीटरसन साहब के अनुसार या फर्ग्यूसन साहब के अनुसार, प्रोफेसर बेंसन के अनुसार, अर्थशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि लाना, सामाजिक कल्याण में वृद्धि लाना अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। यानी कुल मिलाकर सामाजिक कल्याण में वृद्धि या बढ़ोतरी लाना अर्थशास्त्र का क्या है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। तो आपने देखा कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न कालों में आई और अलग अलग कालों में अलग अलग अवधारणाओं को, विचारों को महत्व मिला और धन संबंधी अवधारणाएं आगे बढ़ते हुए भौतिक कल्याण, दुर्लभ या चयन के सिद्धांत और साथ में आवश्यकता विहीनता से होते विकास के सिद्धांत पर आकर टिक गई। और विकास के सिद्धांत में सामाजिक न्याय और सामाजिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण पर जोर दिया जाने लगा, यानी सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा को बल मिलने लगा। यानी कि संपूर्ण विश्व का विकास हो सके, सबका कल्याण हो सके, यानी कि वसुदैव कुटुंबकम के अंतर्गत, हमारे भारतीय विचारों के अंतर्गत इस अवधारणा को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पृथ्वी को भी शामिल किया गया है, जिसमें पृथ्वी का भी नुकसान ना हो, मनुष्य का नुकसान ना हो और एक ग्राहक को भी संतुष्टि मिले। इस तरह की अवधारणाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है। तो मैं आज की इस क्लास को यहीं इन परिभाषाओं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा।